प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर तरुण कुमार पाटले, अतिथि सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और कुछ रिएजेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पर्टिकुलर टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के शिक्षार्थियों के लिए है और यह यूनिट 1 का टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। कोई भी रिएक्टेंट होता है वो रिएजेंट से रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसके बीच में कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए कुछ ऐसे मध्यवर्ती बनते हैं जिसको इंग्लिश में इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जिनकी लाइफ जो है बहुत कम होती है और वो इजीली जो है बहुत जल्दी प्रोडक्ट में चेंज भी हो जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनाते हैं और वहां से फिर वो आगे चल के वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो दो प्रकार से बन सकते हैं कि जब रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्टेंट है उसमें किस प्रकार से बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। तो यह दो प्रकार के होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज वो क्लीवेज होता है या इस प्रकार से बॉन्ड का टूटना होता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिससे मिलकर के बॉन्ड बना होता है, वह पर्टिकुलर एक साइड में लेकर के जो है ग्रुप जो है या कोई फ्रेगमेंट जो है अलग हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह हेटेरोलिटिक क्लीवेज का उदाहरण है जिसको सिंपल वे में समझाने के लिए ए और बी रखा गया है। तो यहाँ पर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जो क्लीवेज के बाद में विखंडन होने के बाद में जो है बी जो है कोई फ्रेगमेंट है मान लीजिए, वो जो है लेकर के चला जा रहा है। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है तो उसमें निगेटिव चार्ज आएगा और जिसमें नहीं जा रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जस्ट विपरीत भी हो सकता है वो ए की ओर जाए, यानी कि जो क्लीवेज होकर के जो इलेक्ट्रॉन जाना है वो ए टाइप के फ्रेगमेंट में जाएगा, तो उसमें जो है निगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इससे ये बात क्लियर होती है कि जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है उससे जो है धन आयन या फिर ऋण आयन का निर्माण होता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद जो है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज वह विखंडन होता है, वह क्लीवेज है बॉन्ड में जिसमें कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर किए रहते हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ए और बी सिंपल वे में समझाने के लिए वापस से वैसे ही रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है एक एक, तो ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ले लेगा और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार से इस बॉन्ड में विखंडन होता है। उसके बाद जो है इससे इस प्रकार से जो है इंटरमीडिएट्स बनेंगे जिनको कि फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज से जो है कार्बोकेटायन धन आयन बनेगा या फिर कार्ब एन आयन यानी कि ऋण आयन बनेगा, और वहीं पर होमोलिटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये तीन प्रकार के मेनली जो है मुख्य रूप से इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसके अलावा कार्बिन नाइट्रीन्स भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं उसमें ये तीन इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम आगे चल करके और धीरे धीरे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोकेटायन को, जिससे कि धन आयन जो है इंटरमीडिएट बनते हैं। इसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है या फिर कार्बोकेटायन भी कहा जाता है। प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये होते हैं और इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, और ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर को आप लोग देख सकते हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि ये कार्बन है, केंद्रीय परमाणु है ना, और ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और ये प्लेनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन है कार्बोकेटायन का। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स है कार्बोकेटायंस के, यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बोकेटायंस को लिखने के लिए जो है ईएम जो है लगाया जाता है, किसी भी जो फ्रेगमेंट से बना हुआ है उसके आगे ईएम लगाया जाता है, जैसे कि मिथाइलियम, इथाइलियम, आइसोप्रोपेलियम और टर्सरी ब्यूटेलियम। यहाँ पर एक और पॉइंट है नोट करने के लिए कि
जो इथेलियम है, आइसोप्रोपेलियम है, टर्सरी ब्यूटेलियम है, जिसको कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन कहा जाता है। साथ ही साथ इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी नाम दिया जाता है। इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना है कि कब जो है इसको 1 डिग्री कहा जाए, 2 डिग्री कहा जाए, 3 डिग्री कहा जाए, क्योंकि जनरली एग्जाम में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कौन स्टेबल होता है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। सिंपल सा है कि फर्स्ट में देख सकते हैं 0 डिग्री इसको भी बोलते हैं मिथेलियम को, कि कार्बन है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का हट के यहाँ पर CH3 जो है समूह आ जाता है, तब उसको 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। वैसे ही जब 2 जो है हाइड्रोजन हट के इससे 2 CH3 ग्रुप आ जाएंगे, तब इसको आइसोप्रोपेलियम यानी 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहते हैं। और यदि तीनों के तीनों कार्बन से जुड़े जो बॉन्ड है उसमें जो समूह है वो CH3 है, तब वो जो है टर्सरी कार्बोकेटायन यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाता है। फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यानी निर्माण किस प्रकार होता है। हेलोजन कंपाउंड है या फिर डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो हेलोजन कंपाउंड क्या करेगा, सिंपली हेलोजन जो है इजिली जो है लिविंग ग्रुप के रूप में रहता है। तो वो जो है जब बाहर निकलेगा, इससे बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्डेड कंपाउंड में भी जब ब्रेकेज होता है बॉन्ड का, तो पॉसिबिलिटी है कि जब से H+ का जैसे इसमें इथाइलिन में एडिशन हो रहा है, तो एक साइड जो है H+ जो है एडिशन कर लेगा और एक साइड जो है कार्बोकेटायन धन आयन के रूप में बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंपल से 2 मेथड है, एक तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से और डबल बॉन्ड से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखते हैं स्थायित्व के बारे में यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में, कि कार्बोकेटायन के कौन कौन से फैक्टर्स थे कि वो उसको स्टेबलाइज करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरक प्रभाव क्या होता है, कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है धन आवेश है कार्बन के पास में, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, ये धन आयन को जो है स्टेबलाइज करेगा। तो जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, वो जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी का फैक्टर रहेगा। इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन में इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहेगा बजाय 2 डिग्री के, और 1 डिग्री जो है सबसे कम स्टेबल रहेगा। कारण ये है कि यहाँ पर 3 CH3 समूह है, यहाँ पर 2 CH3 समूह है और यहाँ पर 1 CH3 है। तो CH3 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, जिससे कि ये धन आयन जो है न्यूट्रल की ओर जाएगा यानी स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो यहाँ पर 3 CH3 समूह उस काम को कर रहा है, यहाँ पर 2 और 1 डिग्री में केवल 1। इस वजह से 1 डिग्री सबसे कम जो है स्थायी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा किस प्रकार से वह स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा बजाय 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। कारण क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जहां पर भी जिस कार्बन में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है यानी कि धन आवेश उपस्थित है, उस कार्बोकेटायन से जुड़े हुए जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और यही अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होगा उसके पास 3 जो है मेथिल समूह होगा, और ये तीनों मेथिल समूह के पास में 3-3 हाइड्रोजन रहेगा जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है उसमें 3, 3, 6, 3, 9 टाइम्स जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसकी वजह से वह स्टेबल रहेगा। सेकेंडरी में 2 जो है मेथिल समूह होते हैं, इसलिए उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और 6 बार जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और जो 1 डिग्री है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे क्योंकि 1 CH3 समूह है कार्बन जो धन आयन है उससे जुड़ा हुआ। तो इसकी वजह से वह जो है केवल 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और वो जो है 1 डिग्री, 3 डिग्री से 2 डिग्री से सबसे कम स्थायी रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से भी। आगे देखते हैं कार्ब एनायन के बारे में।
यानी कि ऋण आयन, जो कि हेटेरोलिटिक विखंडन से बनता है। पिरामिडल शेप रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड का रहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। शुरू में बताया पिरामिडल जो है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 रहेगा, उससे कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनता तो है, लेकिन ये पिरामिडल शेप का रहता है। तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। आगे हम देखते हैं कि कैसे ये रेजोनेंस से या अदर फैक्टर से स्टेबलाइज रहता है। रेजोनेंस जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी जो इंटरमीडिएट है उसके स्टेबिलिटी के लिए, कि वो कितनी बार जो है किसी एक रेजोनेटिंग फॉर्म में घूम रहा हो, ताकि वह प्रोडक्ट में चेंज ना हो सके। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटा डाइएनाइल कार्बन आयन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है जो कार्बन आयन है, और यह जो है मूवमेंट करेगा यानी रेजोनेट करेगा इस थ्रू आउट दिस स्ट्रक्चर। तो एक बार यहाँ रहेगा, उसके बाद यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है रेजोनेट होते रहता है और यह स्टेबल रहता है। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से किस प्रकार ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब अब यहाँ पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्ब एनायन की बात करेंगे तो कार्ब केटायन की तरह ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कारण यह है कि ऑलरेडी जो है कार्बन में निगेटिव चार्ज रहेगा, और ये जो CH3 समूह है इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं, जिससे कि इसकी निगेटिविटी को और जो है हाई करेगा, बढ़ा देगा। और कार्बन ऐसा जो है एटम है जो कि निगेटिव चार्ज को ज़्यादा बियर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब निगेटिव चार्ज को बियर करने वाले जो है एटम्स होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, लेकिन कार्बन की कम रहती है और ये बहुत कम जो है निगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है। तो ऑलरेडी इसमें निगेटिव चार्ज है और CH3 समूह जो है इसको और निगेटिव चार्ज दे रहा है। इस वजह से वो यहाँ कार्ब केटायन से जस्ट अपोजिट रहता है स्टेबिलिटी। यहाँ पर 1 डिग्री जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा 2 डिग्री से 3 डिग्री से। एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बताता है, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी कि रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगा ही, उसके अलावा उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं पर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जो कि और भी आगे एक्सटेंड कर देता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो समूह होता है, जो कि ये निगेटिव चार्ज जब रिंग में आएगा तो यहाँ से वो खुद जो है निगेटिव चार्ज को आगे बियर कर सकते हैं, यानी निगेटिव चार्ज इसमें रेजोनेट तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ तक भी NO2 के ऑक्सीजन तक भी पहुँच सकता है। इस वजह से ये जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बजाय कि ये जो OCH3 ग्रुप जो जुड़ा है, क्योंकि OCH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेनिंग नहीं करता है, वो और जो है ये यहाँ पर लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन में, ऑलरेडी वो इधर जो है दे देगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये जो बेंजीन रिंग है उसमें। अब यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, ये भी जो है डीलोकलाइज होना चाहेगा यानी रेजोनेंस में जाना चाहेगा, लेकिन एट द टाइम सेम टाइम ये ऑक्सीजन OCH3 ग्रुप का ऑक्सीजन भी जो है लोन पेयर जो रहता है वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो होमोलिटिक विखंडन से यानी होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट हो जाते हैं और रेडिकल फॉर्म में रहते हैं। ट्राइग्लोनर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हो चाहे वो हाइपर कंजुगेशन के केस में हो। साथ ही साथ ये जो है रेजोनेंस के थ्रू भी जो है स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट जो है कार्बिन है। कार्बिन के बारे में देखिए, डाइवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कार्बन एटम जो है आगे जो है एडजेसेंट ग्रुप से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कार्बिन जो है न्यूट्रल होता है एंड पोसेसेस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक अपसाइड एक डाउन साइड यानी कि रहेगा, इसलिए उसको सिंगलेट कहते हैं, क्योंकि स्पिन जो है अपोजिट रहता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो उसको कैंसिल कर देता है, इसलिए जो है इसको सिंगलेट नाम दिया गया है। लेकिन ट्रिपलेट में अपोजिट स्पिन नहीं रहता, सेम स्पिन रहता है, जिसकी वजह से उसका स्पिन का जो है मान जो है
ट्रिपलेट आता है, इसलिए उसको ट्रिपलेट कार्बिन कहा जाता है। सिंगलेट कार्बिन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और वी शेप का होता है, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन जो है sp हाइब्रिड होता है। सिंगलेट कार्बिन sp2 हाइब्रिड वी शेप्ड एंड ट्रिपलेट कार्बिन sp हाइब्रिडेशन होता है, लीनियर शेप का रहता है। और यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बिन जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है सिंगलेट से। आगे हम लोग टॉपिक कवर करते हैं रिएजेंट्स के बारे में। जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड में देखे थे कि कोई रिएक्टेंट है, वो रिएजेंट के साथ में मिल करके प्रोडक्ट बनाता है। उसके पहले जो है इंटरमीडिएट्स का फेस आता है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब देखते हैं वो रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं। जनरली दो प्रकार के रिएजेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, जिसको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, और ये जो है पॉजिटिव साइट्स पर जो है अटैक करते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, है ना, यानी कि धनावेश की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जनरली निगेटिवली चार्ज जो है स्पीसीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी है, एल्कोक्सी है, साइनाइड है, साइनो, आइडो, है ना, CH3C11O माइनस, NH2 माइनस, CH3, इस प्रकार से। कुछ लोन पेयर कंटेनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्वा है यानी वाटर, NH3 है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स हैं। सभी जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जनरली लिवाइस बेस होते हैं। तो ये जो है एक रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, जिसको कि इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस प्लस फाइल, यानी कि जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो। तो फाइल का शब्द जो है उसको संधि विच्छेद करेंगे तो जो फाइल शब्द आ रहा है इसमें, वह लविंग स्पीसीज यानी उसकी ओर आकर्षित होने वाले कहलाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा, यानी कि वहां पर जो है अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, लगभग पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी हो सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव, जैसे कि H प्लस है, CH3 प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस एक्सेट्रा। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, SO3, BF3, SOCl2। इसमें क्या है, एल्युमिनियम या बोरॉन के पास में या फास्फोरस के पास में जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को वहां पर ले सकता है, इसलिए वह जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। सभी जो इलेक्ट्रोफाइल है जनरली लिवाइस एसिड रहते हैं। ये दो पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में छोटे प्रश्नों में पूछ सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिवाइस एसिड होते हैं कि बेस होते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिड होते हैं कि बेस होते हैं। तो ध्यान रहिए, जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो लिवाइस बेस कहलाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है वो लिवाइस एसिड कहलाते हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बिन जैसे इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़े। वो कैसे बनते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उनका खास करके स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ हमने रिएजेंट्स के बारे में जाना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जाना। तो आज के टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।